हेलो गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीडी इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि मैं टीसीएस साइकिल पर लेक्चर ले रहा था, ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुका हूं, पहले उसको देख लीजिएगा। उसी दूसरे लेक्चर के कंटिन्यूएशन में ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम आज देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे एम्फिबोलिक पाथवे और इम्पोर्टेंस ऑफ टीसीएस साइकिल। चलिए इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एम्फीबोलिक रिएक्शंस कैसे कहें, क्यों कह रहे हैं इसको एम्फीबोलिक रिएक्शन। एम्फी मतलब होता है बोथ, इंग्लिश में इसका लिटरल मीनिंग होता है। एम्फी का मतलब होता है बोथ, मतलब इसमें दो प्रकार के रिएक्शंस चलेंगे, यानी दो प्रकार के रिएक्शंस को साइट्रिक एसिड साइकिल सपोर्ट करेगा। एक है एनाप्लेरोटिक्स, दूसरा है कैटाप्लेरोटिक्स। एनाप्लेरोटिक रिएक्शन करता क्या है, ये रिप्लेनिश करेगा या रीजेनरेट करेगा क्या, इंटरमीडिएट ऑफ टीसीएस साइकिल। टीसीएस साइकिल में बहुत सारे इंटरमीडिएट है। ये इंटरमीडिएट कभी खर्च भी हो जाते हैं, बताएंगे किसमें। इस समझ लीजिए, इसको आपने समझ लिया कि ये टीसीएस साइकिल के इंटरमीडिएट को रिचार्ज करता है। व्हाट इज कैटाप्लेरोटिक रिएक्शंस, ये क्या करता है, ये आपका विड्रॉ करता है या ब्रेक डाउन इंटरमीडिएट टू बिल्ड अदर मॉलिक्यूल। कैटाप्लेरोटिक्स कर क्या रहा है, मान लीजिए टीसी साइकिल है, यहाँ पर ए है, बी है, सी, आगे बताएंगे डायग्राम को, यहाँ देख लीजिए। ये कैटाप्लेरोटिक रिएक्शंस करता क्या है कि ए, बी और सी के इंटरमीडिएट को, जो कि टीसीए साइकिल का इंटरमीडिएट है, इसको निकाल करके किसी दूसरे पाथवे में ले जा करके वहां पर दूसरा मॉलिक्यूल उसको बना रहा है। इस तरीके से क्या होगा, ए बी सी एग्जॉस्ट हो गया, खर्चा हो गया टीसीए से। तो टीसीएस साइकिल को तो चलना है, इसके बिना चल नहीं पाएगा। तो क्या करोगे, इस इंटरमीडिएट को वापस बनाओगे, इसको रीजनरेट करोगे, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए। तो वह ये है एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस है। ये क्या करता है, ए बी सी जो खर्च हुआ कैटाप्लेरोटिक रिएक्शंस में, इसको रीजनरेट कर देता है एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस। यानी दोनों साथ साथ चलता रहता है टीसीए साइकिल में, जैसा डिमांड होगा वैसा दोनों काम करेगा। अगर कैटाप्लेरोटिक ज्यादा चल गया तो तुरंत डिमांड आएगा एनाप्लेरोटिक्स का, ये बंद हो जाएगा, एनाप्लेरोटिक्स हो जाएगा। जब एनाप्लेरोटिक्स अच्छे तरीके से काम हो गया, फिर डिमांड आएगा कि हमको मॉलिक्यूल्स चाहिए दूसरे पाथवे में, दूसरे बायो मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, तुरंत इसको शट डाउन करेगा और कैटाप्लेरोटिक्स को स्टार्ट कर देगा। तो एज पर डिमांड के अकॉर्डिंग ये दोनों चलता रहता है। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एनाप्लेरोटिक्स को थोड़ा और डिटेल में समझिए। अभी तक मैंने समझा दिया, ये रिएक्शन रिप्लेनिश या रीजनरेट करता है साइट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट को, ठीक है। अब वो कौन सा पाथवे है, कैसे करोगे रीजनरेट, कोई तरीका ऐसा है जिससे आप साइट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट को रीजनरेट कर पाओ? यस, तरीका है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि और चेन फैटी एसिड टूटेगा तो सक्सिन कोए बना देगा, आइसोलिसिन मिथ्योनिन वलाइन टूटेगा तो सक्सिन कोए बना देगा। जब आप अमीनो एसिड का ट्रांस एमिनेशन एंड डी एमिनेशन करोगे, तब अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना देगा। डी एमिनेशन का मतलब होता है अमीनो एसिड से NH2 को निकाल के फेंक देना, और ट्रांस एमिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांस एमिनेशन में करते क्या है कि अमीनो एसिड से NH2 को निकाल करके किसी दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में इसको डाल करके काम को कर लेते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसी बात को समझिए डायग्राम से, जहां जहां आपको ग्रीन एरो दिख रहा है, ग्रीन एरो ये सब बता रहा है। ये ग्रीन एरो कहां दिख रहा है, ये ग्रीन एरो साइट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट की तरफ ओरिएंट कर रहा है, मतलब ये सारे मॉलिक्यूल्स इन इंटरमीडिएट को बना रहा है। जैसे यहां देखिए, पायरुवेट जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शंस करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा। अमीनो एसिड क्या बनाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा। यहाँ स्पार्टर फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन फ्यूमेरेट को बना रहा है।
और चेन फैटी एसिड सक्सिनिक CoA को बना रहा है। उसी तरह आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, वेलाइन भी सक्सिनिक CoA को बना रहा है। यहाँ कुछ अमाइनो एसिड भी है जो अल्फा कीटोग्लूटारेट को बना रहा है। इस तरीके से ये सारे सोर्स एनाप्लेरोटिक्स में काउंट हो गए, क्योंकि इन्होंने साइट्रिक एसिड साइकिल के इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स को ये रिचार्ज कर दिए। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए इसे यहीं पर समझ लेते हैं। कैटाप्लेरोटिक रिएक्शंस, जहां पर साइट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट को विड्रॉ करके हमने किसी और पाथवे में उसको यूज करके कुछ और मॉलिक्यूल्स को बना लिया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैलेट को आप इस्तेमाल करके ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है, सक्सिनिल CoA को इस्तेमाल करके पोरफायरिन बना सकते हैं। याद रखिएगा, ये सब एक बार क्वेश्चन आया था CSIR में, कि जहां पर दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल जनरेट्स पोरफायरिन। उसमें आंसर था कि सक्सिनिल CoA पोरफायरिन को बनाता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। सीट्रेट से आप क्या बना सकते हैं? सीट्रेट से फैटी एसिड बना सकते हैं, सीट्रेट से कोलेस्टेरॉल बना सकते हैं। अल्फा कीटोग्लूटारेट इज ए इंपॉर्टेंट लिंक, ये बहुत बहुत बड़ा लिंक होता है। ये करता क्या है? बहुत सारे अदर अमाइनो एसिड को बनाता है। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट से आप क्या कर सकते हैं? अल्फा कीटोग्लूटारेट से आप अमाइनो एसिड को बना सकते हैं। तो जहां जहां रेड एरो, आप उसी तरह ऑक्सैलोस्टेट से अमाइनो एसिड बना सकते हैं। मतलब जहां जहां रेड एरो साइट्रिक एसिड साइकिल से अवे ओरिएंट कर रहा है, मतलब किसी मॉलिक्यूल्स को बना रहा है, ये क्या हो गया? कैटाप्लेरोटिक्स रिएक्शन हो गया। आशा करता हूं आप समझ पाएंगे। इसको फिर से बताएंगे आगे। चलिए अगले स्लाइड पर। यहां देखिए, यहां मैंने कुछ और लिया है एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस। पायरुवेट मैंने दिखाया था आपको स्लाइड में कि पायरुवेट क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का एक इंटरमीडिएट है। ये भी आपका CO2 से रिएक्शंस करके ऑक्सैलोस्टेट बनाता है। ये कहाँ बनाएगा? लिवर किडनी में चलता है ये। फास्फोइनोल पायरुवेट अगेन ग्लूकोज का एक ग्लाइकोलाइसिस का एक इंटरमीडिएट है। ये CO2 से रिएक्शंस करके क्या बनाएगा? ऑक्सैलोस्टेट बना देगा। अगेन फास्फोइनोल पायरुवेट ऑक्सैलोस्टेट बनाएगा। ये हार्ट स्केलेटल मसल में चलता है। ये साइट ऑफ रिएक्शंस है जहाँ चलिए, काफी स्पेसिफिक होते हैं ये। पायरुवेट फिर CO2 से मिलेगा, NADPH के प्रेजेंस में मैलेट बनाएगा। ये कहाँ चलता है? ये आपका यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इवन प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये पाया जाता है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस कहाँ कहाँ चलता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं काम कैटाप्लेरोटिक्स रिएक्शंस पर काम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि कैटाप्लेरोटिक्स में क्या होता है कि साइट्रिक एसिड साइकिल ये चल रहा है। यहाँ हमारे इंटरमीडिएट A है, B है, C है, D। ये कैटाप्लेरोटिक्स करेगा क्या? साइट्रिक एसिड साइकिल का जो इंटरमीडिएट है A, B, C, इसको यहाँ से निकाल लेगा, और निकाल करके किसी अदर पाथवे में इसको इस्तेमाल करके क्या करेगा? बिल्ड अदर मॉलिक्यूल्स, ये दूसरे मॉलिक्यूल को बनाता है। यानी ये साइट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट को यहाँ से निकाल करके किसी दूसरे पाथवे में ले जाएगा, वहां कुछ और मॉलिक्यूल को बनाता है। जैसे कि ग्लूकोज का बायोसिंथेसिस, मैलेट से ग्लूकोज आप बना सकते हैं। लिपिड का सिंथेसिस आप कर सकते हैं। अमाइनो एसिड का सिंथेसिस आप कर सकते हैं। पोरफायरिन रिंग बना सकते हैं फ्रॉम सक्सिनिल CoA। चलिए इसको फिर से डायग्राम में समझ लेते हैं। मैलेट से आप ग्लूकोज बना सकते हैं, सीट्रेट से कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं, फैटी एसिड बना सकते हैं, अल्फा कीटो से आप अमाइनो एसिड बना सकते हैं, सक्सिनिल CoA से आप पोरफायरिन बना सकते हैं। ये रेड रेड दिख रहा है, ये एरो क्या है? इससे आप अमाइनो एसिड बना सकते हैं। ये एरो अवे फ्रॉम साइट्रिक एसिड साइकिल गया है, मतलब ये किसी मॉलिक्यूल्स को बना रहा है। ये हो गया कैटाप्लेरोटिक्स रिएक्शंस हो गया। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका इंपॉर्टेंस देख ले। बाकी जो बताया वो भी इंपॉर्टेंस है, अलग से इंपॉर्टेंस देखते हैं। एरोबिक मेटाबॉलिज्म का ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर एरोबिक मेटाबॉलिज्म आपको इंटर करना है तो आपको TCA के थ्रू जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होते हैं। ये एसिटाइल CoA TCA में जाता है, टूटता है, एनर्जी देता है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन एक पार्ट हो गया। कुछ प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंट सोर्स है ये TCA साइकिल जो है, जिसका इंटरमीडिएट बहुत सारे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल को बनाता है। ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो किसी अदर बायोमॉलिक्यूल्स को ये बना देते हैं। जैसे कि फ्यूल का स्टोरेज फॉर्म बनाएगा, बहुत सारे अदर मॉलिक्यूल्स को बनाता है, जैसे कि अमाइनो एसिड को बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बेस को बनाएगा, कोलेस्टेरॉल को बनाएगा, पोरफायरिन को बनाता है। आपको दिखाया था प्रीवियस स्लाइड में। ये क्या करता है? कार्बन फ्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा
जिसमें हाई एनर्जी कंपाउंड होता है, इसको निकाल के जमा करके रखता है NADH एंड FADH2 के फॉर्म में। ये कभी भी ATP डायरेक्टली नहीं बनाता है और ना ही ऑक्सीजन डायरेक्टली यूज करे, ये ऑक्सीजन इनडायरेक्टली यूज करता है। ये ऑक्सीजन कहाँ होता है? ETC में यूज होता है। और ये ATP नहीं बना रहा है। आपने देखा होगा कि TC साइकिल में पहले क्या बना था? GTP बना था। GTP से आपने क्या बनाया था? ATP बनाया था। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। ये साइट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके 95% से भी ज्यादा एनर्जी को निकाल करके ये स्टोर करते हैं एरोबिक सेल्स में, जो कि फ्यूचर में जाकर के ये एनर्जी इस्तेमाल हो सकता है। तो आशा करता हूं आप इस लेक्चर को समझ पाए होंगे, एंजॉय किए होंगे। कोई भी दिक्कत हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। तो प्लीज अगर आप लेक्चर को समझ पाए हैं, एंजॉय किए हैं, तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, तो कोई भी वीडियो मैं डालूंगा तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से देख पाएंगे, ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उन बच्चों को भी शेयर कीजिएगा जो बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद होने के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम भी आ रहा है जून, आपके आने वाले समय में CSI का पेपर भी होने वाला है। उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाल कर मेरे लेक्चर को सुना और समझा। तो इसीलिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।